मोनोपोली प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज़्यादा है। अभी जैसे सोलर प्लांट अडानी, एयरपोर्ट अडानी, अच्छा, तमाम वो बड़े बड़े बेरोजगारी ज़्यादा है, शिक्षित बेरोजगारी ज़्यादा। हाँ सर, जैसे मैं अभी बात करूं कि राजस्थान की जो बेरोजगारी की दर वो 27% लगभग है, और जो 58% शिक्षित जो स्नातक किए हुए हैं वो बेरोजगार हैं। राजस्थान के मारवाड़ इलाके के इतने होनहार हैं जो उनको सरकारी नौकरी की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे लोग उनके लिए काम करते हैं, तो वो बेरोजगार में श्रेणी में थोड़ी आएंगे। नमस्कार साथियों, मैं पुष्कर सिंह सामोता, आप देख रहे हो झरोखा राजस्थान न्यूज एंड पॉडकास्ट स्टूडियो। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, बात करें रजत की, तो इस तरह से एक तरह से जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए आज एक प्रेरणादायक स्रोत रहेगा। ये जो सेशन रहेगा उस पर हम बात करने वाले हैं, वो बेरोजगारी के संदर्भ में करने वाले हैं। और आज के समय में जो बेरोजगार युवा हैं उनको एक सलाह मशवरा का विचार विमर्श करने का एक केंद्र है, उस पर हम बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं रजत का यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हमारे स्टूडियो में आए और अपने दर्शकों को या अपने छोटे भाई बहनों को आप जो संदेश देना चाहते हो वो आपकी एक सच्चाई की आवाज़ से और वास्तविकता को दर्शाते हुए हमारा उद्देश्य रहेगा। सबसे पहले रजत, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर आपका। सबसे पहले बेरोजगारी है, ये परिभाषा ही शब्द लगता है, तो ऐसे युवाओं को लगता है बेरोजगारी, तो सबको एक बार एक झिकझोर देने वाला एक शब्द है। इस शब्द का मतलब होता क्या है बेरोजगारी का? सर, बेरोजगारी का मतलब अलग अलग हो सकता है, दृष्टिकोण से देखा जाता है। हाँ, इसको सर एक हम पैमाने के रूप में देखें, एक शिक्षा के रूप में देखें, एक सामाजिक दृष्टिकोण के रूप में देखें, एक रोजगार के रूप में देखें, इसके काफ़ी सारे फैक्टर हो सकते हैं। और बेरोजगारी को भी एक अलग पढ़ा विद्यार्थी जब पढ़ता है तो उसको अलग अलग रूप में देखता है। लेकिन सर, बेरोजगारी का जो आज के समय में जो पैमाना माना गया है वो एक मात्र नौकरी ही मान लिया गया है, शायद ये नौकरी मान लिया गया। हाँ, तो जब किसी व्यक्ति के पास नौकरी नहीं है ना किसी प्रकार की, तो वो बेरोजगार है। उसके पास स्किल है नहीं, स्किल खूब रहती है भाई। और बेरोजगारी आज देखें तो कई लोग ऐसे राजस्थान नहीं सर, वो बेरोजगारी से उनका खुद का एक पैसा है, वो व्यापारी के क्षेत्र में, लेकिन सर स्किल में उन्होंने अपनी स्किल को समझा और स्किल के उन्होंने अपना काम किया। जैसे मारवाड़ का बिजनेस आज पूरे भारत में फेमस है, पूरे भारत में फेमस है, भारत के बाद विदेशों में भी है। और अभी हाल ही सरकार ने प्रवासी राजस्थान कार्यक्रम किया है, जो सबमिट किया। हाँ, तो ऐसा नहीं कि बेरोजगारी एक अलग तरीका का है, लेकिन आज की जो बेरोजगारी है, जो किसान कौम है या मजदूर कौम है या मध्यम वर्ग की जो कौम मध्यम है, वर्ग वाले, नीचे स्तर वाले, उन लोगों को जो व्यवसाय करने का जो संसाधन मिलने चाहिए वो उस हिसाब से नहीं मिले। अब जैसे पश्चिमी राजस्थान के लोगों के पास, उनके पास भूमि का एक अच्छा संसाधन था, भूमि से जो उन्होंने संसाधन जो अपनाया और उसका जो पैसा, मोटा पैसा आया, उससे उन्होंने अपने बिजनेस में कन्वर्ट किया। वो राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में दिन रात का अंतर है। वहाँ एक डेजर्ट इलाका है, यहाँ एक डेजर्ट इलाका नहीं है, तो उनकी आवश्यकताएं ज़्यादा बन गई। यहाँ थोड़ा संसाधन थे तो उन्होंने संसाधनों के अकॉर्डिंग अपने संसाधनों का यूज किया और बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उन्होंने अपना प्रवास किया, तो ये भी एक कारण रहा है। अच्छा, सबसे पहला सवाल है कि राजस्थान में जो बेरोजगारी है या बेरोजगारी की स्थिति है वो कहाँ पर नज़र आती है? शिक्षित बेरोजगारी है या फिर अन्यतर प्रकार की बेरोजगारी है? तो उसके लिए क्या कहोगे आप? राजस्थान में सर शिक्षा की जो बेरोजगारी की बात करें हम, शिक्षित बेरोजगार, उनके पास नौकरी नहीं है। अब ये नौकरी किस कारण से नहीं है, सवाल ये होना चाहिए कि कारण क्या है कि उनको रोजगार नहीं मिला। तो इसका मेन पर्पज, उद्देश्य क्या हो रहा और कैसा, कौन सा ऐसा रीजन रहा कि ये यूजी और पीजी और पीएचडी किए हुए व्यक्ति बेरोजगार रह रहे हैं? क्या कारण सबसे मोटा नज़र आता है बेरोजगारी का, अगर आप देखें? मैं इसको ये समझ पाता हूँ कि जब ये 1995 और 2005 के अंतर्गत जो बच्चे थे ना, और उनसे पहले की जो उनकी माता पिता की पीढ़ी है, उनमें दोनों में बहुत ही मेजर अंतर है, क्योंकि उस समय उनके पास संसाधन थे जो कार्य करने के लिए, लेकिन इनको अब जो एजुकेशन का जो रुख बना और एक मार्गदर्शन की भूमिका होती है, एक कौशल स्किल की जो भूमिका होती है, उन बच्चों को नहीं मिल पाए। अब उन्होंने जो से मालूम, मेरे को मेरे मम्मी पापा ने पढ़ाया, लेकिन मुझे वो गाइडेंस नहीं मिला
कि आप ये कर सकते हो, मुझे एकमात्र पैसा है कि तुझे नौकरी लगना है। सभी बच्चों के साथ ऐसा ही हो रहा है कि तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो तुम करोगे क्या। स्किल तो है लेकिन वो स्किल का एक जगह लगाना था, जिस प्रकार की मेरे में जो मेरी स्किल था उसके अनुकूल मुझे बनना था, वो मैं नहीं बन पा रहा। मुझे समाज ने डिजाइन कर दिया, मुझे समाज बना रहा है सोसाइटी के हिसाब से हमारी हाँ मानसिक वही इतिहास। तो ये समस्या रह रही है। 58% मतलब मायने रखता है कि 100 में से 58% बच्चे स्नातक करने के बाद बेरोजगार डोल रहे हैं। उनको स्किल नहीं है। साइंस के विद्यार्थी को जो साइंस का नॉलेज मिलना चाहिए, आर्ट्स के विद्यार्थी को जो टेक्निकल का, लेकिन टेक्निकल के विद्यार्थी को टेक्निकल से वंचित कर दिया गया। जो बीटेक करने वाले विद्यार्थी थे काफ़ी संख्या में करते थे, ITI वालों की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, बीटेक वाले की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रही। तो मतलब जो बेरोजगारी का जो स्तर बना है उनके स्किल के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल रहा। स्किल के अकॉर्डिंग काम नहीं। अब जैसे ही मेरे को मैं MA कर चुका, नेट कर चुका विद्यार्थी, अब मुझे मैं स्कूल में कहीं कॉलेज में पढ़ाना है, मुझे 10,000 रुपये दे रहे हैं, 15,000 रुपये दे रहे हैं, तो स्किल के अकॉर्डिंग जो मिलना था ना वो नहीं मिल पा रहा। तो इस तरह से संतुष्ट भी नहीं है विद्यार्थी। तो बहुत सारे कारण हैं, इसका एक कारण नहीं देखा जा सकता। सर सामाजिक बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं, कई कारण आपको देखने को मिले। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि जो अपने पूरे इंडिया लेवल पर भी एग्ज़ाम होती हैं, प्रतियोगिता परीक्षा, राजस्थान भी भर्तियों में अग्रणी राज्य अपने आप को घोषित करता है। राजस्थान सरकार ये कहती है कि हर डिपार्टमेंट में हमारी वैकेंसी निकल रही हैं। तो चाहे वो किसी भी संदर्भ में हो, संविदा में रहे या फिर परमानेंट जॉब रहे, तो विद्यार्थी कोचिंगों में जाके भरमार हो जाते हैं शहरों में। उसके लिए अब क्या कहोगे? सरकार तो खूब सारी वैकेंसी निकाल रही है। अभी एक बड़ा भंडारा निकाला था भर्तियों का, 4th ग्रेड, इसमें बहुत सारे फॉर्म भी लगे, तो उसके लिए आप क्या कहोगे? सर जैसे अभी भंडारा जो 65,000 जो 50,000 तो 53,000 का निकाला और पद बढ़ने की संभावना थी, वही पटवारी वीडियो तमाम। लेकिन सर सरकारी नौकरी फिक्स है, 1% लोगों को मिलेगी। बाकी जो बच्चे थे वो कहाँ जाएंगे? आप सरकारी से पैमाना तय 1% और 1 या 2% हाँ वैकेंसी। हाँ, तो 1% वैकेंसी में सरकारी जो है, और बाकी जो बच्चे विद्यार्थी जैसे 24 लाख में से 50,000 को वैकेंसी मिल गई, बाकी बच्चे जो कितने हुए थे वो बच्चे विद्यार्थी कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? वो बैक रह गए वो। तो आप 25-50 को तो फिक्स कर दिया, उनको तो स्थायित्व की तलाश होगी, लेकिन जो बच गए उनका स्थायित्व कहाँ है? तो वो भी तो हाँ, उनका स्थायित्व भी देखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए सरकार को जो सार्वजनिक क्षेत्र था, उस सार्वजनिक क्षेत्र को एक तरीके से निजीकरण नहीं करना चाहिए, उसको बचा कर रखना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र की जरूरत है आज इस देश को, क्योंकि आज मध्यम वर्ग का परिवार है, जो किसान है, मजदूर है, वो वर्ग एकदम से बिजनेस नहीं कर सकता। बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि बिजनेस करने के लिए सबसे पहले पैसा खर्च करना पड़ेगा। हाँ, तो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है। ये भी एक बड़ी समस्या है। तो ये समस्या है ही। दूसरी समस्या ये, जैसे मान लो कि एक निजीकरण कर देते तो एक जगह एक व्यक्ति की मोनोपोली आ जाएगी। तो जो मानव श्रम है वो तो जितना आवश्यक है वही लेगा, लेकिन ज़्यादातर मशीनें आ जाएगी। तो जो कंट्रीब्यूशन होगा, मतभेद होगा संसाधन और मानव संसाधन के बीच में, जो मानव श्रम है, तो मशीन जो जितना काम कर पाएगी उतना मानव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ एक व्यक्ति पूंजीवादी, एक मतलब दो दरारें हो जाएगी, मतलब एक समाज में भी होगी, अमीर और गरीब के बीच में भी खाई बढ़ेगी। तो इसको दोनों तरीके से समतुल्य बनाकर परस्पर समानांतर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनानी चाहिए। और वैसे तो कहा जाता है इंडिया को मिश्रित अर्थव्यवस्था है भाई, समाजवादी और पूंजीवादी के बीच की है। लेकिन पूंजीवादी में अमेरिका बहुत अग्रणी राज्य रहा, तो किस स्थिति में आप उसको भी देखना चाहोगे? सर ये मिश्रित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था 1990 के बाद में LPG का मॉडल आया। LPG के मॉडल के बाद में हम देखते हैं जो खा उधर ही है। हाँ, तो सर मिश्रित। और लेकिन सर अभी जो देश वो व्यवस्था बोलने में अच्छी लगती है, लेकिन वर्जेंट की स्थिति में सर एक तरीके से खरीद पा रहे हैं। हाँ, तो वो कौन फिर एक जगह ही स्थिर हो गया। मतलब टाटा बिरला तमाम वो लोग थे, वो उनके पैरेलल नहीं, एक व्यक्ति अचानक आता है और इतने जल्दी प्रफुल्लित हो जाता है। सब लोग अडानी और टाटा बिरला नहीं बन सकते। हाँ, तो ये तो सर सार्वजनिक सेक्टर जैसे आज जो बने हैं वो बंद हो चुके हैं। उन बंद होने के कारण हो सकते हैं कि उनमें बच्चे नहीं थे या सेवाएं जो थी जो वो सुचारू रूप से नहीं। इसमें दोनों तरफ फेलियर है, सरकार का भी फेलियर है और मानवीय जो लोग हैं नागरिकों का वो भी फेलियर है। इसको समझना होगा दोनों तरफ से। अभी जो राजस्थान सरकार की वैकेंसियाँ निकली हैं उनमें एक नया स्ट्रीम और जुड़ा है, आपको पता हो तो समान पात्रता परीक्षा। तो उसका लेने का क्या औचित्य है, क्या लाभ है उसका और क्या हानि हो सकती है उसकी?
सर ये एक तरीके से सरासर मैं कह सकता हूँ इसको, विद्यार्थियों के साथ दोहरा कुटराघात है। अब जैसे एक सीयूटी का एग्जाम लेते हैं, वो नॉर्मलाइजेशन का बड़ा आंदोलन चला था, वो क्या था मामला? नहीं सर वो उसको जैसे कर दिया। अब जैसे पटवारी बनना है, उससे पहले सीईटी दो और उसमें पास हो, फिर उसके बाद में पटवारी, वीडियो उसी में, एलडीसी उसी में, राजस्थान उसी में। तो एक बड़े वर्ग को सर मतलब एग्जाम से वंचित रखना है। जैसे किसी का सपना है कि पटवारी बनना ही है, लेकिन सीईटी करवा दिया, अच्छी बात है, मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ व्यक्तियों की कारणवश ऐसी परिस्थितियां बन गई कि उस समय उस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं दे पाए और वो उससे वंचित रह गया। तो वो तो मतलब उसके अगले सीईटी तक 5 साल इंतजार करना पड़ेगा, 3 साल इंतजार। तो 3 साल एक नहीं कर पाया तो 3 साल बाद, यानी वो 6 साल दूसरे टेस्ट देने में 6 साल। तो एक टेस्ट की बदौलत व्यक्ति 6 साल इंतजार, एक तो इससे मानसिक रूप से भी प्रताड़ना होती है, सामाजिक प्रताड़ना भी मिलती है। तो प्रताड़ना के चक्कर में विद्यार्थी अव्यस्त है। वो जिस समय उसको एक आर्थिक तंगी के दौर में परिवार की वो स्थिति नहीं होती सभी की, सबकी, तो इसमें अलग अलग विद्यार्थियों की अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग तैयारी करते हैं। तो इसमें सर ये टेस्ट करना, ये टेस्ट अलग, आप 40% का रूल है, 40% बच्चे के नहीं आ रहे तो आप सीईटी में पास कर दो एक बार, फिर मेन एग्जाम में इतना टफ पेपर बना दो कि बार बार सीईटी लेना उसके लिए सही नहीं है। वो एक बार क्लियर कर चुका है, फिर आप वापस दिला रहे हो तो क्या मतलब रहा, है ना? जब कर ही चुका है तो योग्य हो गया, उसका मतलब ये है, दोबारा नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, सरकारी सेवा पर ही आजकल बच्चे ज़्यादा निर्भर हैं, उसके लिए आप क्या कहोगे? क्योंकि सब रोजगार है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी रोजगार है, वो भी फैक्टर है, तो बेरोजगारी तो उससे दूर हो सकती है थोड़ा। और सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए बेरोजगारी दूर करने के लिए? सरकार को बेरोजगारी दूर करने के लिए सबसे अच्छा है कि जितने भी जो संसाधन है, संसाधनों की पहचान और जो युवा है उसकी स्किल की पहचान करके, पहले मेजर कमी शिक्षा में ही है कि स्किल बेस्ड जो एजुकेशन पॉलिसी अभी लाई गई है, उसके स्किल के जो ले तो आए लेकिन संसाधन नहीं उपलब्ध है। यदि आप बिना संसाधनों के बिना एजुकेशन दे रहे हो तो जो अभी जो पहले जो स्किल विहीन शिक्षा थी जिसे हम कह रहे हैं, मान रहे हैं, क्या आप सिर्फ पढ़े लिखे व्यक्ति ही बनाना चाहते हो कि स्किल, जैसे अभी कह रहे हैं कि स्किल बेस्ड पे जो अभी एजुकेशन पॉलिसी आई न्यू एजुकेशन 7 अगस्त 2020 के बाद, और जो 3 लैंग्वेज का मॉडल, उसमें स्किल सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अभी स्कूल का स्ट्रक्चर देखें तो उस स्ट्रक्चर में वो स्किल संसाधन जो मौजूद है वही नहीं, तो किस प्रकार का आप विद्यार्थी तैयार करना चाहते हो? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल बड़ा है, ठीक है। अच्छा, स्वरोजगार के आज क्या क्या साधन हो सकते हैं? जैसे डेयरी फार्म भी खोल सकते हैं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म स्वरोजगार के जो बहुत सारे संसाधन हैं। हमें वैज्ञानिक समाज जो हमारा रहा है, जिसमें बुनकर समाज रहा है, खाती समाज रहा है, जो मोची समाज रहा है, इसके अलावा जो रंगकार थे, कलाकार थे, संगीतकार थे, उन्हें कलाओं को वापस महत्व देना पड़ेगा, कुछ वापस उसी कला संस्कृति पर हम बल दें तो कहीं ना कहीं वो रोजगार मिल जाएगा, है ना? हाँ, कलात्मक वस्तु, बिल्कुल, ये भी हस्तकला को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे बुनकरों के जो है, जो खादी आज का एक वो है जो विश्व लेवल पे फेमस था, आज उसको बढ़ावा देना चाहिए। जैसे जो सरकार को बढ़ावा देना चाहिए, छोटे लघु उद्योग वाले पनप सकें, ये कहना चाहते हैं अपन। अच्छा, तो ये बेरोजगारी शहर में ज़्यादा पाई जाती है कि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा पाई जाती है? क्या कहना है इसमें? देखो सर, शहरी और ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में बेरोजगारी का लगभग तो समान सा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी ज़्यादा है। शहरी लोगों के पास बेरोजगारी के संसाधन बेरोजगार होने पर संसाधन नज़दीक है, क्योंकि उनके पास, शहरों के पास नज़दीक औद्योगिक क्षेत्र हैं, तो वहाँ उन लोगों को यातायात की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं उनको यातायात की सुविधा भी नहीं उपलब्ध होती है। संसाधन ग्रामीण परिवेश से जो खेती किसानी के लोग हैं वो प्रचंड बेरोजगारी है ग्रामीण क्षेत्र में, जो दिखती नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेरोजगार वही हैं लोग, एक ही खेत में पलायन कर रहे हैं। अभी शहरी ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादातर शहर में ही रहते हैं, किराए लेके वहाँ काम करते हैं। उनको यहाँ दोहरी तरीके से मरना पड़ा है, वहाँ रूम लेके मरना पड़ रहा है, किराया देना पड़ा, इतना ही तो पैसा है, कर्ज भी ले रहे हैं, तो बहुत सारी समस्याएं उनके सामने है सर। अभी डिग्रीधारी लोग भी बेरोजगारी की श्रेणी में आ रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? तो क्या करें वो?
सर क्या करना चाहिए? डिग्रीदारी जो लोग हैं, जैसे मैं भी खुद एक बेरोजगार हूँ और बेरोजगारी पे चर्चा कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मुझे लगता है कि मैं एक एजुकेशन नौकरी का तो मेरा अंतिम प्रयास है, लेकिन मुझे उसको तो मुझे प्राप्त करना ही है, लेकिन अपने को अपनी स्किल को पहचानना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। यह सबको ही जानना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे उस क्षेत्र से आए जिसमें मेरे माता पिता अनपढ़ हैं, उन्होंने मुझे जो पढ़ाने के लिए स्कूल में भेज दिया, लेकिन उन्होंने मेरी स्किल को नहीं पहचान पाया। मेरे गुरुजनों ने मेरी स्किल को पहचान के मुझे जो मॉडिफाई करना था उन्होंने नहीं किया। लेकिन एक समय बाद में व्यक्ति को आपका स्वयं ज्ञान हो जाता है, तो स्वयं ज्ञान के अकॉर्डिंग वो अपनी स्किल को पहचान ले और उस पर काम करे, तो शायद मुझे लगता है वो एक सरकारी नौकरी सबसे अच्छा बेरोजगारी की मार से नहीं जूझेगा, वो इतनी निकल ही सकती ये एज होती है अपनी आजकल। अच्छा, एक है महिला पहले इसके पीछे नहीं जाती थी, सरकारी नौकरियों के पीछे, अब महिलाओं की भी भागीदारी हो गई है, लड़कियां कोचिंग कर रही हैं और सबका सपना होता है सरकारी नौकरी। तो उनके लिए क्या चुनौती है और उनको क्या करना चाहिए? या इसी में कई बार तो हमारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो नीट के लिए चले जाते हैं और वापस 5-7-6 साल बाद में वापस लौटते हैं और वहीं से शुरू करते हैं जहाँ जीरो से है। तो उनके लिए क्या कहोगे आप? महिलाओं की जो बेरोजगारी है उस पर हम बात करें तो महिलाओं के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, उनकी सामाजिकता को समझना पड़ेगा। मैं एक पुरुष हूँ, लेकिन मेरे अंतर स्त्रीत्व है, क्योंकि मैं मेरी माँ से सीखा है। मेरे में जो तो स्त्री की एक, जब हम किसी को पढ़ने भेज रहे हैं तो उसके लिए उसकी बाउंडेशन लगा देता है सबसे पहले, स्त्री के सामने सबसे पहले ही, कि तुझे इतने साल का टाइम पीरियड दे देती, इतने साल में सक्सेस। मतलब स्त्री को पढ़ने के लिए आप आज़ादी पूर्णता दो, आप उसे छोड़ रहे हो, फिर कुछ समय बाद में नहीं हुआ तो उसे वापस ले लेते हो, पे आना पड़ रहा है। तो स्त्री के सामने सबसे पहली समस्या है उसको स्वतंत्रता ही नहीं मिल रही। और जिसको स्वतंत्रता मिली उन्होंने अपना काम किया है, उसने फतह हासिल किया और सर्वोच्च स्तर पर पहुंची है, लेकिन कितनी महिलाएं पहुंची, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ये सवाल बहुत कम है उनकी। इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री महिला बन गई, किरण बेदी पहली IPS बन गई, लेकिन उसके पैरेलल उस समय में कितनी लोग थे, आज उसकी नहीं है। पहली वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन उसके बाद में नहीं बनी। तो ये ऐसे सवाल देखने की, जिनको स्वतंत्रता मिली वो लोगों ने किया, लेकिन समाज में जो सामाजिक। लास्ट में मैं अपने दर्शकों के लिए ये पूछना चाहूँगा कि आप लास्ट में बेरोजगार युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? अपने छोटे भाई बहन हैं या जो भी साथ सहपाठी हैं, उनको क्या कहोगे? मैं संदेश के तौर पे ये कहना चाहूँगा, जो सरकारी योग्य है, जो सरकारी योग्य नौकरी प्राप्त कर सकता है, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए उसे, उसके अंतिम तौर पे अंतिम संघर्ष के साथ। जिनसे नहीं होता उनको अपना स्किल पहचान के साइड जो भी है, जैसा भी वो बिजनेस कर पाते हैं, जिसमें सक्सेस हो सकते हैं, उसे अपने सब को पहचानना और उसके अनुसार उसको अपना कार्य करना चाहिए और उसके लिए अंतिम रूप से मेहनत भी करनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि जो कहते हैं कि बुद्ध का एक कोटेशन है, अपो दीपो भव है, अपो दीपो भव पे काम करना चाहिए, अपना दीपक स्वयं बनना चाहिए। किसी दूसरे पे या समाज द्वारा जो थोपी गई सोच है या लक्ष्य दिया गया है, उसको ना अपना जो क्या कर सकते हैं हम अपने लिए, वो सबसे बेस्ट है, मुझे ऐसा बेस्ट है। तो हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्टूडियो में आए, पधारे, उसके लिए धन्यवाद। शुक्रिया सर आपका भी, आपने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे, धन्यवाद सर।